डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 2 जो केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री से भी ये चैप्टर नंबर 2 ही है। ठीक है, अगर पार्टिकुलर हम केमिस्ट्री का बात करें तो वहाँ से भी जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 ही है। ठीक है, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखा है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। अभिक्रिया एवं समीकरण है जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया है। दूसरा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जो कि है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है कि ये अम्ल होता क्या है। देखिए, तो अम्ल क्या है, मैंने लिखा है कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये अम्ल क्या होता है जी? तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, जलीय विलयन यानी कि जल में घोला जाए तो, या घुली हुई अवस्था में हो तो यह स्वाद में जो है खट्टा होता है। यानी कोई भी अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अगर हम उसको टेस्ट करेंगे, अपनी जुबान पे टच करेंगे तो उसका टेस्ट जो है खट्टा आएगा, तो उसे हम अम्ल कह सकते हैं। दूसरा कि सभी अम्ल जो होते हैं वह जुबान पे टेस्ट करने लायक नहीं होते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये बहुत ही खतरनाक एसिड्स होते हैं। ठीक है, से आप लोगों ने नाम सुना होगा तेजाब का। तेजाब जो है वो भी एक एसिड ही है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये भी जो है हमारा क्या होता है? एक क्या होता है? अम्ल ही होता है। तो यह अम्ल जो होता है बड़ा ही खतरनाक अम्ल होता है। आप जानते हैं तेजाब के बारे में कि अगर कहीं शरीर पे एक बूंद तेजाब का पड़ जाए तो वह क्या होगा कि पूरे बॉडी को, जिस जगह पे वो पड़ेगा उस जगह के बॉडी को जो है वो जला सकता है। तो ऐसे में अगर हम उसको टेस्ट करने जाएंगे तो हमारी जुबान की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी एसिड्स को जो है हम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो असल में तो उसको हम पता कैसे लगाते हैं? तो मार्केट में जो है एक टेस्ट पेपर आता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर, यानी कि लिटमस पत्र। यह नीला आता है और एक लाल आता है। ठीक है, तो अम्ल जो है, अगर अम्ल पे जो है आप नीले लिटमस पत्र को ला करके अम्ल में डालेंगे तो यह अपना कलर जो है टर्न करके क्या कर देगा? लाल कर देगा, लाल में बदल देगा, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, और अगर वह धातु से अभिक्रिया कर लेता है तो वह जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस की देता है, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसे हम कहते हैं अम्ल। क्या जी? अम्ल कहते हैं। जब कोई पदार्थ टेस्ट में खट्टा लगे और नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे और धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। मैंने इसमें कुछ कॉमन एग्जाम्पल लिखा है: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नींबू का रस, विनेगर्स वगैरह जो होते हैं यह हमारे अम्ल होते हैं। जो भी चीज़ें जो है स्वाद में खट्टी होती हैं वह सभी जो है क्या होती हैं? अम्ल होती हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है भस्म या क्षार या क्षारक क्या है? देखिए, पहला तो था अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल हमने समझा क्या होता है, अब हम क्षार की बात करते हैं। क्षार का दूसरा नाम भस्म होता है। क्या होता है जी? भस्म होता है। ठीक है, और इसे क्षार भी बोला जाता है और क्षारक भी बोला जाता है, इसलिए हमने लिखा है क्या? भस्म, क्षार या क्षारक। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि भस्म एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है
तथा जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH आयन देता है। जब इसको जल में घोला जाता है तो वो OH आयन देता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि भस्म जो पदार्थ है वह एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हम टेस्ट करते हैं तो वह जो है स्वाद में कड़वा या तीखा हो सकता है। और अगर हम कुछ ऐसे भी होते हैं भस्म जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं जुबान पे, तो उसके लिए जो है लिटमस पत्र से हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो लाल लिटमस पत्र, अब इसमें क्या है कि लाल लिटमस पत्र लगाएंगे तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो बात आता है कि क्या अगर इसमें नीला डाला जाएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा? तो जी नहीं, अगर हम भस्म के साथ नीले लिटमस पत्र को डालेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें हम लाल ही लिटमस पत्र को डालेंगे तभी जो है ये नीले में टर्न होगा। ठीक है, याद रहेंगे, नीले लिटमस पत्र को ये लाल करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और इसमें जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो लाल लिटमस पत्र पे जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो नीले लिटमस पत्र पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो धोने वाला सोडा, अब बताइए जो हम लोग कपड़ा धोते हैं, डिटर्जेंट जिसे हम बोलते हैं, ये डिटर्जेंट जो होता है उसे हम जुबान से टेस्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा अजीब है, हम उसको टेस्ट करने में थोड़ा सा संकोच करेंगे। इसके लिए हम लाल लिटमस पत्र का यूज कर लेंगे। जब हम सर्फ यानी डिटर्जेंट को जो है पानी में घोल देते हैं तो घोलने के बाद हम उसमें अगर हम लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो वही लाल लिटमस पत्र जो है नीले लिटमस मतलब कि नीले कलर में टर्न हो जाएगा। इससे पता ये चलता है कि वह जो है एक क्षार है यानी कि भस्म है। ठीक है, और ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। चलिए, तो ये धोने वाला सोडा हो गया। साबुन हो गया, यानी साबुन जो बनता है वह भी हमारा साबुन जो है एक क्षार ही होता है, या कहें तो साबुन का जो घोल होता है वह भी क्षार ही होता है। और दूसरा हमारा बेकिंग सोडा, ये भी जो है हमारा क्षार ही होता है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, आगे बढ़ते चलेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे। तो आप अम्ल और भस्म में क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा एक क्वेश्चन, अम्ल तथा भस्म के भौतिक गुणों को लिखें। तो अम्ल तथा भस्म के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसको समझेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि अम्ल का भौतिक गुण स्वाद में खट्टा होता है। अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो ये फिजिकल ही हुआ, टेस्ट करेंगे तो ये फिजिकल ही हुआ। और ये फिजिकल में जो है अगर हम स्वाद उसका टेस्ट करते हैं तो वह स्वाद में क्या होता है, खट्टा लगता है। इसको हमने पहले भी बता रखा है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जी हाँ, ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अभी पीछे जस्ट बताए हैं। अम्ल विद्युत का सुचालक होते हैं। अम्ल जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी अम्ल से जो है विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, चौथा नंबर कह रहा है कि कुछ विषैले तथा तीव्र नाशक होते हैं, यानी कि कुछ अम्ल जो होते हैं वह क्या होते हैं, विषैले होते हैं, खतरनाक होते हैं, तीव्र नाशक होते हैं। ठीक है, ये भी हमने पीछे आपको बताया ही, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है ना, यानी कि तेजाब वगैरह जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, विषैला होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह भस्म के भौतिक गुण। तो भस्म के भौतिक गुण के बारे में भी हमने जस्ट बात किया है अभी कि भस्म स्वाद में तीखा होता है या कड़वा होता है। ठीक है, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और नीले लिटमस पत्र पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिकांश भस्म रंगहीन होते हैं, यानी बहुत सारे भस्म ऐसे होते हैं जिनमें कोई रंग नहीं होता है। चौथा, भस्म प्रायः विषैले एवं हानिकारक होते हैं। भस्म भी जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि हानिकारक होते हैं, तथा इनमें छोटे छोटे कीटाणुओं के मारने की क्षमता होती है, यानी कि भस्म से जो है छोटे छोटे कीटाणुओं को मारा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे अम्ल और भस्म के भौतिक गुण। इसमें कहीं कोई दिक्कत तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं आगे और देखते हैं अम्ल एवं भस्म के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा
अम्ल का रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण में हमने 3 गुणों को लिखा है, 1-2 गुण और आपको बताएंगे। देखिएगा, पहला गुण है धातु से अभिक्रिया। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यानी कि रासायनिक प्रॉपर्टीज ही होता है जो जब कोई दो पदार्थ एक साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स वो केमिकल प्रॉपर्टीज ही हुआ। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हमने लिखा धातु से अभिक्रिया। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखिए, अब इसमें आपको लवण और क्षार और अम्ल पहचानने का तरीका जो है हम पीछे बताए हुए हैं। ठीक है, जो लोग हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस दोनों में ही होंगे पढ़े होंगे, उन लोगों को हमने पहले ही बता रखा है कि कैसे जो है अम्ल और क्षार को पहचानते हैं। ठीक है, और लवण को कैसे पहचानते हैं। ठीक, आप देखिए, कह रहा है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है यह जिंक एक धातु है, Zn जो है धातु है, आपको पता है, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है ना, यानी कि ये एसिड हो गया और ये जिंक हो गया यानी मेटल हो गया। देखिए, इसमें ये एसिड है, इसकी पहचान क्या है कि इसमें H+ है, इसमें H+ है, मीन्स कि यह एसिड होगा। ठीक है, और ये तो मेटल है, हम जानते हैं मेटल है। ठीक है, ये क्या है, मेटल है, तो ये मेटल हो गया हमारा, और ये हमारा H+ है, मीन्स कि यह एसिड हो गया। और जब यह दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम एक रिएक्शन, जब हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे आपको बताए थे कि ये जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए यहाँ से जो है हाइड्रोजन को जो है यहाँ से ये जिंक विस्थापित कर देता है और उसका जगह खुद ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ZnSO4। और ZnSO4 जो है एक लवण है। क्यों, क्योंकि ये जो है एक मेटल और एक कंपाउंड या एलिमेंट से बना हुआ है, कंपाउंड या एलिमेंट से बना हुआ है, यानी कि एक मेटल और एक कंपाउंड के साथ अगर कोई कंपाउंड बना हुआ है, मीन्स कि वह जो है हमारा क्या होगा, लवण ही होगा। अब जो लोग इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वो लोग जो है आप अपने कॉपीज़ को, अपने नोट्स को निकाल कर देखें, वहाँ पे हमने जो है इसको खूब अच्छे से मेंशन कराया है। कैसे पहचानेंगे ये हमने आपको केमिकल रिएक्शन में ही बता दिया है। ठीक है, तो ये जो हुआ हमारा क्या हो गया, लवण हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बचा जी, तो हाइड्रोजन बचा, मीन्स कि लास्ट में जो बचा यही तो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस देता है, तो ये हाइड्रोजन ही तो हुआ। तो देखिए, इस तरह से जो है एक मेटल और एक एसिड एक साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब धातु के कार्बोनेट क्या होते हैं जी, तो धातु के कार्बोनेट होते हैं कि धातु और कार्बोनेट मिलकर अगर कोई यौगिक बनाया है तो उसे हम धातु के कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर कोई धातु यानी कि कोई मेटल और कार्बोनेट CO3 अगर मिलकर जो है कोई कंपाउंड बनाए हैं, मीन्स कि वह जो है हमारा क्या हो जाएगा, धातु के कार्बोनेट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं धातु के कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया। तो देखिए, कह रहा है कि जब यह अम्ल से अभिक्रिया करते हैं कार्बोनेट, तो धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, बनाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कह रहा है कि Na2CO3 आ गया ना जी, Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हुआ। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे सोडियम कार्बोनेट हुआ या नहीं। ठीक है,
क्योंकि हमने आपको ये भी बता दिया कि कैसे जो है एलिमेंट को और सॉरी कंपाउंड को कैसे रीड करते हैं एंड कैसे जो है राइट करते हैं, सब हमने बता रखा है आपको। और ये हो गया H2SO4, यानी कि ये तो एसिड ही हुआ। अब इस एसिड के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई और भी एसिड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। तो देखिए यहाँ पे फिर बनाया Na2SO4, यानी कि सोडियम और एक एनी कंपाउंड। तो ये फिर से बना हमारा क्या, लवण बना। ये हो गया हमारा लवण, ठीक है। और ये लवण हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकला, जल बचा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचा। तो इस तरह से जो है यह बनाया क्या, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और धातु के अभिक्रिया जो है, धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से होती है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और वहाँ से जो है हमारा जल भी बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तो देखिए धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया और धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया लगभग दोनों समान ही होते हैं। तो देखेंगे आप, कह रहे हैं कि धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके धातु के लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू कह रहे हैं कि 2NHCO3, तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये H2SO4, फिर से हमारा क्या हो गया, H2SO4 एक एसिड हो गया। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 रिएक्ट करते हैं, एक साथ अभिक्रिया करते हैं, तो बनाता है क्या, Na2SO4, यानी कि एक लवण, ठीक है। और दूसरा हमारा जल और तीसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि धातु के बाइकार्बोनेट जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है जी, तो लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उम्मीद करते हैं ये तीनों ही केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए होंगे और इस पे अनेक एग्जाम्पल्स जो है आपके अपनी किताब में दिया हुआ है। मैं वीडियोस में कितना आपको एग्जाम्पल बताऊं, एक एक दो दो एग्जाम्पल मैं खुद करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके चलिए, तो ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं किसके जी, तो अम्ल के। और मैं 1-2 प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट करें, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आइए नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में चौथा नंबर है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया। धातु जो होता है वो ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड से जब अम्ल रिएक्ट करता है तो उसे क्या होता है। तो देखिए जब धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, मुख्यतः जो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह भस्म होते हैं, मीन्स के क्षार होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह क्या करते हैं जी, लवण बनाते हैं तथा जल का निर्माण करते हैं। यानी याद रखिए क्या जी, धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो वह अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए जिंक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड, एक धातु और एक साइड, एक ऑक्सीजन और धातु मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाए। तो धातु के ऑक्साइड जो है यह अम्ल H2SO4 हमने बताया कि अम्ल है ना, जिसमें H+ चार्ज मिले उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो यह अम्ल के साथ जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो देखिए क्या करता है, ये जिंक जो है यहाँ से H2 को विस्थापित करके यहाँ से जो है वो O का साथ छोड़ देता है और सल्फर के साथ जो है जाकर जुट जाता है। तो यहाँ से यह बना लेता है ZnSO4 और यह H2 और O मिलकर बनाते हैं क्या, H2O। तो इस प्रकार से जो है जब धातु के ऑक्साइड एक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वह बनाता है जिंक सल्फेट प्लस H2O, यानी कि जिंक सल्फेट, यानी एक मेटल और एक कोई कंपाउंड आ गया, मीन्स कि यह जो है क्या है, एक लवण है, एक सॉल्ट है। और यह जो है साथ ही साथ क्या निकाला, जल निकाला। तो याद रखेंगे क्या करता है जी, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। नेक्स्ट 5वां नंबर है अम्ल के भस्म से अभिक्रिया। अम्ल के भस्म से
अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करते हैं तो यह एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो इसलिए इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और यही बात हमने पिछले चैप्टर जब केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे वहां पे एक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये यहीं से था। देखिए, अम्ल के भस्म से अभिक्रिया, कह रहा है कि अम्ल तथा भस्म क्रिया करके फल स्वरूप लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? तो लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल एवं भस्म प्रतिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, यानी कि अब जो है ये कोई खतरे वाली चीज नहीं रह जाते हैं। अम्ल खतरनाक होता है, भस्म खतरनाक होता है, लेकिन लवण और जल जो है यह दोनों ही खतरे से खाली होते हैं। ठीक है, तो देखिए, असल है कि यहाँ पे क्या है? HCl है। क्या है? HCl है। और इधर क्या है जी भाई? तो इधर है क्षार, जिसे हम भस्म बोलते हैं। अब ये हम कैसे कहेंगे कि ये क्षार है जी? तो यह क्षार इसलिए है क्योंकि इसमें जो है OH आएगा तो माइनस का आएगा, और जिसमें भी जो है अगर OH माइनस का मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और यहाँ पे क्या है जी? ये अम्ल कैसे है? तो क्योंकि यहाँ पे जो है H प्लस मिलेगा, तो H प्लस और Cl माइनस से बना है HCl, तो H प्लस इसमें मिला, मीन्स कि यह जो है हमारा क्या होगा? अम्ल होगा। और ये जो है OH माइनस इसमें मिला है, तो यह जो है क्या हो जाएगा? हमारा क्षार हो जाएगा। और जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो यह बनाता है NaCl, है ना। इसका Na जो है इसके Cl के साथ जाके जुड़ जाता है, और इसका हाइड्रोजन जो है इसके OH के साथ आके जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये बना हमारा NaCl, मेटल और एक एलिमेंट। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्या? लवण। ठीक है, लवण हो गया। और जानते हैं NaCl को हम क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, है ना। साधारण नमक कहते हैं। और नमक कोई खतरनाक होता है? नमक तो हम खाते हैं, हम उसको चखते हैं, और हमारे खाने में भी यूज होता है वो। तो नमक जो है यह क्या होता है? खतरनाक नहीं होता। साथ ही साथ जल का निर्माण करते हैं, जल भी जो है कोई विषैला और खतरनाक चीज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अम्ल के भस्म जो है अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं जी? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आप जाकर देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी मैंने यही बात आपको लिखवाई थी। ठीक है, चलिए तो आगे हम थोड़ा सा देखते हैं एक छोटा सा नोट, जिसमें बताएगा क्या? एक छोटा सा टॉपिक जो बताएगा कि कैसे जो है कौन सी धातु जो है सबसे अधिक क्रियाशील होती है और कौन सी धातु जो है सबसे कम क्रियाशील होती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण आपको समझ में आया है, और अगर अच्छे ढंग से समझ में आया है और आपको ये समझ में आया और अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चाहे वो आपके साथ आपका बैचमेट हो या फिर किसी और जगह पढ़ते हो, आप उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति में इन सभी चीज़ों का लाभ उठाकर घर पे रहकर सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सके। ठीक है।